भारत के बहुत सारे राजनेता जो लगातार ये कह रहे थे कि जो नेपाल में आज हो रहा है कल को भारत में भी होगा। ये जो घटना हुई है इसका जिम्मेदार ये सोनम वांगचुक और कांग्रेस पार्टी है। वांगचुक कह रहा नहीं, इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं, ये तो जेनजी के लोगों ने किया है। ये जो जेनजी है ये अनगाइडेड मिसाइल होते हैं और ये राजनेता बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। 24 तारीख को जो कुछ हुआ है उसका पिक्चर सोनम वांगचुक 10 तारीख को दिखा चुका है। वांगचुक पर लंबे समय से चीन के इशारे पर काम करने के आरोप लगते रहे हैं। आप एक मुहिम जो चला रहे हैं इस देश में, जो इस देश में मुद्दा है ही नहीं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश है। दर्शकों, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा जो नेपाल में हुआ, उससे पहले बांग्लादेश में हुआ, उससे पहले श्रीलंका में, उससे पहले म्यांमार में, ये कार्रवाई जो वहां पर हुई, उसके बाद में यहां भारत के बहुत सारे राजनेता जो लगातार ये कह रहे थे कि जो नेपाल में आज हो रहा है कल को भारत में भी होगा। नेता विपक्ष राहुल गांधी तो बाकायदा सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हैं, ये लिखते हैं कि इस देश के जेनजी को सड़कों पर उतरना होगा देश के संविधान को बचाने के लिए, और मैं उनके साथ में खड़ा हूं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बाकायदा मीडिया से बात करते हुए यह कहा कि जो नेपाल में हो रहा है वो यहां भी होगा। जो आसपास के देशों में जनता सड़कों पे दिखाई दी, हो सकता है जनता भी सड़क पर दिखाई दे। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने यह कहा आज नेपाल में कल भारत में 75 प्लस जो नरेंद्र मोदी की उम्र हो चली है, तानाशाह को देश छोड़ देना चाहिए। अब दर्शकों, ये जो लद्दाख के लेह जिले में जो हुआ है, एक ऐसी जगह जिसको एकदम शांति वाली जगह माना जाता है, वहां इस तरह के प्रदर्शन वो हिंसा में बदल जाते हैं। उसके बाद में जब सरकार कार्रवाई करती है तो कई लोगों की जान चली जाती है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सोनम वांगचुक जो कुछ दिनों पहले मीडिया के सामने आकर के ये कह रहा था प्रकाश भाई कि अगर देश को बचाना है, बदलाव लाना है, तो आम जनता को, जेनजी को सड़कों पर उतरना होगा। ये किस तरह की भाषा है? इस देश में ये लोग क्या करना चाहते हैं? और ये जो मानसिकता है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ये सोच लिया है कि भाई साहब आमने सामने की लड़ाई में आप नहीं हरा पाओगे इस सरकार को। एक चेहरा ऐसा है जिसके नाम पर जनता जनार्दन वोट कर रही है। क्या आपको लगता है? वहां लोग, वांगचुक जैसे लोग ये कह रहे हैं कि ये स्टेटहुड की लड़ाई है जी, स्थानीय नौकरियों में आरक्षण की लड़ाई है, छठी अनुसूची की लड़ाई है। लेकिन ये कहानी शुरू होती है 10 सितंबर को। जब 10 सितंबर को जिस दिन वांगचुक बैठा है हड़ताल पर, उस दिन वो क्या कुछ कह रहा था, दर्शकों पहले एक बार सुन लीजिए। नेपाललाई औँस्तेओटो, बांग्लादेशलाई औँस्तेओटो, श्रीलंकालाई औँस्तेओटो, मिमन सेग्युर्जा क्यों नोक्तेने, चिक सीना तेने क्यों नोक समरगयाले। राहुल जी, 24 तारीख को जो कुछ हुआ है उसका पिक्चर सोनम वांगचुक 10 तारीख को दिखा चुका है। लद्दाख क्यों जरूरी है और लद्दाख का अनरेस्ट देश के लिए कितना जरूरी है, ये आप समझिएगा। चीन बॉर्डर है वहां पर, वांगचुक पर लंबे समय से चीन के इशारे पर काम करने के आरोप लगते रहे हैं। ये आदमी एक दौर में पर्यावरणविद हुआ करता था और अब इसकी कहानी केवल एंटी इंडिया तक रह गई है। वहां क्या क्या हुआ है, जेनजी करेंगे, नेपाल में ऐसा हो गया, श्रीलंका में ऐसा हो गया, अरे कहीं क्या हो गया। ये आदमी अरब स्प्रिंग की बात करता है। इस आदमी को पूछो राहुल जी, अरब स्प्रिंग के बाद अरब का क्या हाल है? अरब आज कहां है? मिडिल ईस्ट के आधा से ज्यादा देशों में बम बरस रहे हैं। जिन लोगों ने अरब स्प्रिंग किया उन देशों की आफत यह है कि वहां अब खाने की लड़ाई है और वहां आपस में इतने सारे गुट्स हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। वैसे तमाम देश हैं जहां अमेरिका भी बम गिरा रहा है, रूस भी बम गिरा रहा है, इजराइल भी बम गिरा रहा है। ये भाई साहब जो भी लोग देश में, देखिए दर्शकों, इस बात की गंभीरता को समझिएगा। राजनेता आपको भड़काकर, आपको सड़कों पर निकलवा कर आपसे गलती करवा लेंगे और बाद में जब आप आग लगा दोगे तो लोग ये कह देते हैं देखो युवाओं में गुस्सा है, युवा नाराज है। अब कल क्या क्या हुआ है? कल वहां हुआ है बीजेपी के दफ्तरों में तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है, सीआरपीएफ का वाहन फूंक दिया गया है। और अब वांगचुक ये कह रहा है कि जेनजी बेहद गुस्से में है।
युवा बेहद गुस्से में थे और युवाओं के गुस्सा जो है इस तरह से फूटा है। भाई भारत में क्या पहले चीजें नहीं हुई हैं? इस देश का एक लंबा इतिहास रहा है राहुल जी, जहां लोग आंदोलनों से अपनी मंजिल तक चले जाते हैं। लेकिन आप जो उदाहरण दे रहे हो, आप अगर बांग्लादेश का उदाहरण दे रहे हो, आप श्रीलंका का उदाहरण दे रहे हो, मैं कह रहा हूं कि उसके बाद उन देशों में क्या हुआ है? जो लोग भारत में खड़े होकर बांग्लादेश को क्रांति बता रहे थे कि बहुत बड़ी क्रांति हो गई बांग्लादेश में, आप ये बताओ कि बांग्लादेश में जो लोग क्रांति कर रहे थे वही युवा बाद में हिंदुओं के घर जलाने लगे। जिस जेनजी को बताया गया कि सोशल मीडिया पर बैन की वजह से जेनजी इतना नाराज हो गया कि उसने नेपाल में सत्ता परिवर्तन कर दिया, तो वो जाके पूछो सोनम वांगचुक जैसे लोगों को कि वो जो जेनजी है अपने ही देश की संसद में आग क्यों लगाने लगा, अपने ही देश की सेना की वाहनों में आग क्यों लगाने लगा, अपने ही शहर, अपने ही देश के मार्केट्स में, बाजार में, दुकानों में आग क्यों लगाने लगा, उन्हीं दुकानों में लूट खसोट क्यों होने लगी। बात यह है राहुल जी, मैं पहले भी लगातार कहता रहा हूं कि सड़कों पर हजार की भीड़ भी बड़ी आसानी से नेता जो है देश की आवाज बता देते हैं। कहीं 5000 लोग जमा हो जाएंगे, इस देश की आबादी 140 करोड़ है, कोई नेता आएगा और कह देगा देखिए ये जेनजी की आवाज है, और इस देश का जेनजी, इस देश की संस्था, इस देश की सरकार सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार है। लद्दाख में जो कुछ हुआ है वो किसी लैब टेस्ट की तरह है। देखिए लद्दाख में जब से 370 धारा हटी और इसको कश्मीर से अलग किया गया तो उस समय तो सेलिब्रेशन हो रहा था, और अब ये कह रहे हैं स्टेटहुड चाहिए। बहुत सारे राज्यों की केंद्र सरकार से तरह तरह की मांग और लड़ाई है। कई राज्यों के स्टेटहुड को लेकर भी लड़ाई है कि जहां केंद्र शासित जो राज्य हैं वो ये लड़ाई चलती रहती है। लेकिन वो लड़ाई ऐसी अवस्था में, और तब जब आप 10 दिन पहले कह रहे हैं कि नेपाल में ऐसा हो गया, यहां भी हो जाएगा, हमें पता है कि किस तरह से बीजेपी दफ्तर पर हमला हुआ है, और लगातार बीजेपी के लोग ट्वीट कर रहे हैं, और लगातार बताया जा रहा है कि कैसे 24 सितंबर को पूरे दिन कांग्रेस के लोगों की तरफ से, इवन 23 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें बीजेपी दफ्तर में घुसने, तोड़फोड़ करने की बात कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, जो वहां के स्थानीय नेता है। ये सारे क्लिप्स लगातार इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं आपसे कि आप किसी मांग को कैसे मंगवाना चाहते हैं? आपने क्या कोई टेस्ट किया है? जो लद्दाख का टेस्ट है आप उसको फिर पूरे देश में उसी हिसाब से लागू करना चाहते हैं? अरे किसी देश में क्या हुआ है, किसी देश में किस तरह की सरकार है, किस तरह का शासन है, उनका संविधान कैसा है, ये बात हमारे यहाँ क्यों लागू कर देंगे आप? और जेनजी कर रहे हैं और 2 दिन बाद आप ड्यू में चुनाव हार जाते हैं, तमाम पदों पर आपके लोग हार जाते हैं। तो उन्होंने करके देख लिया ना कि भाई यहाँ दिल्ली के आसपास की जो जनता जनार्दन है वो इनकी बातों में नहीं आ रही है। अब उन्हें क्या चाहिए कि भाई साहब काफी दिनों पहले से जहां जहां ऐसे उनको उम्मीदें थी कि भाई वहां ऐसे प्रदर्शन हो सकते हैं, क्योंकि देखिए काफी लंबे समय से ये मांग पर बैठा हुआ है ये वांगचुक, और ये कोई नई बात नहीं है। अब देखिए नया एंगल इसमें ये भी आ रहा है कि जो चीन परस्त उसकी मानसिकता है वो उसमें सामने है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जो बांग्लादेश में जो वो यूनुस है उससे भी इसकी मुलाकात हुई। ये अभी पाकिस्तान गया था। हाँ अभी पाकिस्तान गया था। वहां से आने के बाद में पता नहीं क्या क्या बोला है ये। तो ऐसे लोगों की क्या मानसिकता हो सकती है, वो लोग क्या कर सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस देश के राजनेता प्रकाश भाई वो तो खुलेआम बोल चुके हैं। देखिए अब क्यों ना हम सवाल पूछें, दिक्कत तो इसी बात की है भाई साहब। सोशल मीडिया पर अभी भी ट्वीट है, अखिलेश यादव का बाकायदा बयान है, उनके नेताओं के बयान हैं, उनके नेताओं ने ट्वीट किए हुए हैं, वो जो ट्वीट हैं वो डिलीट नहीं हुए हैं। सवाल क्यों ना पूछे जाएंगे? इस पूरे मामले में दर्शकों एक जरूरी बात यह है कि भीड़ को उकसाना, भीड़ को गलत इंफॉर्मेशन दे देना, ये सब बड़ा आसान काम है। दूसरा क्या है कि आपको ये लगता है कि नहीं इससे कुछ नहीं होता है, नहीं इस तरह की बात नहीं होती है, बिल्कुल होता है। एक समूह, एक भीड़ को उकसाया तो जा ही सकता है राहुल जी। और ये जो भीड़ जो लोग कह रहे हैं जेनजी है, जेनजी जैसी कोई चीज मुझे नहीं लगता होती है कि जो जेनजी कह रहे हैं उसको इंस्टाग्राम से फुर्सत कहाँ है राहुल जी? उसको रील बनाने से फुर्सत नहीं है, उसको इंटरनेट देखने से फुर्सत नहीं है। उसको जाके पूछो देश की हालत क्या है, देश के बारे में वो क्या जानता समझता है, वो 5 चीजें आपको बता दे तो आप फिर कहना सॉरी नो कमेंट। हाँ, लेकिन उसको जो है इसमें बड़ा मजा आता है कि कहीं तोड़फोड़ कर दिया, कहीं आग लगा दी, उसको अपने अच्छे और बुरे का पता ही नहीं है। अगर वो जिस जेनजी के आंदोलन और क्रांति की बात यहाँ लोग कर रहे हैं, अगर उस जेनजी में इतना सेंस होता कि जब सरकार बदल गई, ओली देश छोड़ के चले गए, तो भी देश वहाँ संसद में लोग आग लगा रहे हैं,
तो इस बात को तो समझना पड़ेगा ना आपको कि ये बेसिकली मोटिवेटेड भीड़ होती है, जिसका मकसद ये होता है कि तस्वीर ऐसी हो कि दुनिया भर के अखबारों में छपे, हमारे यहाँ के अखबारों में छपे, और फिर ये नैरेटिव गढ़ा जाए ना राहुल जी की देखिए इस देश का युवा कितना परेशान है, सरकार नौकरी नहीं दे रही है, सरकार काम नहीं दे रही है, इस वजह से ये सरकार के खिलाफ हो रहा है। जबकि एक तबका है जिसको ये भरोसा दिलाया जा रहा है, चाहे उसके जीवन में सब कुछ ठीक हो, लेकिन उसको बता रहा है देश बर्बाद हो रहा है, अरे देश खराब हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। तो उसको जब बार बार पोक किया जा रहा है तो फिर उसको उत्साहित किया जा रहा है कि जाओ सड़कों पर आग लगाओ। और आपको पता है कि जो दंगाई होते हैं उनको बड़ा मजा आता है इन कामों में कि देश की संपत्ति फूंक दो, देश की संपत्ति बर्बाद कर दो, और इसमें आनंद लोग लेते हैं। और फिर इसको बड़ी आसानी से जोड़ दिया जाता है कि जनता में बड़ा असंतोष है, जनता बहुत आक्रोशित है। और जबकि इन्हीं नेताओं के ट्वीट्स आप कह रहे हो ना निकाल लो, उसमें भाषा क्या है, उसमें शब्दों का चयन कैसा है, वो आप बताइए। देश के प्रधानमंत्री को बिहार में गाली दे दी गई, ऐसे दे दी गई? अरे भाई, जब उस पार्टी के पॉलिटिकल नेता ही तुतड़ा की भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए कर रहे हैं तो फिर उसके समर्थक को क्या लगेगा कि ठीक है गाली दिया जा सकता है। लेकिन उन्हें तो दिक्कत नहीं है ना उस सब चीज से। हाँ, क्यों दिक्कत होगी? वो तो कल को, मैं तो कह रहा हूं कि कल को कोई भी कहीं आग लगा देगा। अब कह रहे हैं ना, वांगचुक क्या कह रहा है? वांगचुक कह रहा है नहीं, इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। ये तो जेनजी के लोगों ने किया है। युवाओं में बहुत रोष था, युवा सरकार से बेहद परेशान है, बीजेपी से बेहद परेशान है, और इसीलिए युवाओं को लगा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन से कुछ होगा नहीं, इसीलिए युवाओं ने हिंसक रुख अपना लिया। ये वांगचुक कह रहा है। इसी तरह की दलील कल को देश में जब कुछ बड़ा हो जाएगा तो ये तमाम नेता जो आज उकसाने में लगे हुए हैं और उकसाने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये फिर कह देंगे कि नहीं नहीं, हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो युवाओं का रोष है, ये जनता का रोष है। कल को चाहे जो हो जाए देश में, ये कह देंगे कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोगों ने फैसला किया। देखिए, नेता लोग नहीं कहते हैं, कई नेताओं के बयान है कि अरे प्रधानमंत्री के घर में भी कोई घुस जाए तो मजा आ जाए, बांग्लादेश वाली फोटो यहां भी आ जाए तो मजा आ जाए। तो लोगों की मनोकामना तो ऐसी है ही। जो कुछ लद्दाख में हुआ है वो एक खतरनाक प्रेसिडेंट है, और वांगचुक जैसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक छोटे से लैब टेस्ट की तरह है कि क्या इस पर लोगों का रिएक्शन क्या आता है। नहीं, केंद्र सरकार तो कह ही रही है, गृह मंत्रालय तो साफ साफ ये कह रहा है कि भाई साहब, इस पूरी ये जो घटना हुई है इसका जिम्मेदार ये सोनम वांगचुक और कांग्रेस पार्टी है। बाकायदा जो संबित पात्रा हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो सबूत देते हुए ये बताया कि देखिए हम साक्ष्य आपको दे रहे हैं, आप देखिए ये हो क्या रहा है इस देश में। और प्रकाश भाई, नेता विपक्ष राहुल गांधी जो सबसे बड़ा मुद्दा बताते हैं इस समय वोट चोरी का, वोटों की डकैती का, वो बहुत लोग देखिए अब ये कह रहे हैं कि ये हाइड्रोजन बम की जो वो बात करते हैं कि हाइड्रोजन बम हम लेकर के आने वाले हैं, एटम बम लेकर के वो आ चुके। उसके बाद में एक और पता नहीं कौन सा बम था, वो बीजेपी के नेताओं ने तो बताया ये फुलझड़ी थी, वो फुस हो गई वो भी। अब ये जो हाइड्रोजन बम की जो बात हो रही है, कोई कह रहा था कि मलेशिया से आएगा, किसी ने कहा कि पता नहीं वो विदेश में कोई भी देश हो सकता है जहां से वो लेकर के आए। अब लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि ये क्या ये लेह लद्दाख में तो नहीं बन रहा था हाइड्रोजन बम, ये वही हाइड्रोजन बम है क्या? आप ये देखिए कितना मतलब किस तरह की प्लानिंग है। 10 तारीख को जो आदमी बैठ रहा है वो पहले ही कह रहा है कि लोग बहुत असंतोष है, नेपाल में ऐसा हो गया, बांग्लादेश में ऐसा हो गया, अरब स्प्रिंग की बात कर रहा है, और 24 तारीख को ये सब हो जाता है। लद्दाख में पिछले अभी से मतलब 1.5 साल हो गया करीब, जहां चीन और भारत की सेनाएं बिल्कुल आमने सामने थी बॉर्डर पर, LAC पर, और उस जगह पर इस तरह की अस्थिरता को पैदा करना, आप बताइए किसकी मदद कर रहे हैं, किसके इशारे पर कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो ये दर्शकों आपको समझना पड़ेगा कि भीड़ को घरों से निकालकर सड़कों पर उत्साहित कर देना कि जाइए घरों में आग लगाइए, दुकानों में आग लगाइए, किसी को फूंक दीजिए, ये बड़ा आसान काम है राजनेताओं के लिए। लेकिन उसके बाद जो देश की हालत होती है वो बांग्लादेश को देख लीजिए, श्रीलंका को देख लीजिए, नेपाल ही को देख लीजिए, जिस संसद में अपने लोग बैठा करते थे, चुने हुए जनप्रतिनिधि बैठते थे, उस संसद को जिन लोगों ने आग लगा दी, जिन लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री की वाइफ को आग लगा दिया, आपको लगता है कि वो लोग कोई क्रांति कर रहे थे? और वैसे लोगों से देश सुधरता है। और जो लोग जेनजी कर रहे हैं, उन जाहिलों को ये पूछो कि ये जो जेनजी कथित रूप से क्रांति कर रहे थे, तो फिर कार्की जैसी बुजुर्ग नेता को वहां क्यों चुना? कोई जेनजी ही देश चला लेता। तो जब चलना अनुभव के आधार पर है, और जब देश हो या घर चलाता अनुभव ही है, तो ये जेनजी वाला जो नैरेटिव है बस इसीलिए गढ़ा जा रहा है कि कल को जब देखिए
जैसे कहते हैं ना कि भाई सरकार 18 साल में क्यों वोट का अधिकार देती है, सरकार या सिस्टम ये समझता है कि 18 साल में इतनी सही गलत की समझ किसी भी व्यक्ति को हो जाती है। और ये जो जेनजी है, इसको लेकर भी हम आपको एक आशंका तो होती है ना, बच्चों को हमेशा घर वाले क्यों ये कहते हैं कि एक ऊपर कोई होना चाहिए गार्जियन जो सही दिशा निर्देश देता है। ये जो जेनजी है ये अनगाइडेड मिसाइल होते हैं और ये राजनेता बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। इनसे कुछ करवा लेना बहुत आसान है और कल को इनके ऊपर ही सब कुछ डाल देना राजनेताओं के लिए बड़ा आसान है, क्योंकि कोई राजनेता लीडर तो नहीं जाएगा आग लगाने के लिए, वो भीड़ को ही उकसाता है और उसमें शब्दों के चयन ऐसे होते हैं। मैंने बोला कि बिहार में जब हमारे नेता लगातार तू तड़ाक किसी को कह रहे हैं, मेरे पिताजी किसी से लगातार तू तड़ाक और बदतमीजी से बात करते हैं, तो किसी दिन मेरा मन हुआ तो मैंने गाली दे दिया। यहाँ एक बात और भी तो है प्रकाश भाई, पहले देखिए इस तरह के जो प्रदर्शन हुए हैं उनमें हमने क्या देखा, खासकर जो युवा वर्ग है वो जाता है। अब देखिए जो धाराओं में केस दर्ज होते हैं, गंभीर धाराओं में, उसके बाद में तो उनका जीवन खत्म, भाई सरकारी नौकरी पे नहीं जा सकते हैं, पता नहीं कब पुलिस वाले आए उठा करके ले जाएं, ये भी अपने आप में समस्या है। फिर एक और बड़ा वर्ग खड़ा हो जाता है। ये देखिए देश के युवाओं के साथ में क्या हो रहा है, ये जेनजी के साथ में क्या हो रहा है। हमने देखा मुजफ्फरनगर दंगों में जब इसी तरह के जो लोग थे जिनकी सोच वही उपद्रवी वाली थी, उनके ऊपर जब केस हुए तो फिर माथा पीटना शुरू कर दिया वहां पर कि देखिए भाई साहब ये युवाओं के साथ में तो ये क्या हुआ। अरे भाई साहब ये तो बातें समझनी पड़ेंगी आपको करने से पहले, और ये जो करवाने वाले हैं, अब देखिए ये तो सीधी सीधी सी बात है, ये तो जब नेता अपने मुंह से कह रहे हैं और वो जो करने वाले हैं, जो लोग वहां बैठे हुए हैं, भाई साहब क्यों ना सवाल पूछें और क्यों ना इसके तार जोड़े जाएं। ये एटम बम, हाइड्रोजन बम, वोट चोरी, वोटों की डकैती, आग लगेगी देश में, देश के युवा प्रधानमंत्री को डंडे से पीटेंगे, ये किसकी भाषा है? ये सब क्या है? ये सब वही है, आप तारों से तारों को जोड़िए हाँ। और एक सिलसिला आपको तैयार दिखेगा कि कहीं ना कहीं ये आशंका हमेशा है, बनी हुई है कि किसी भी तरह से कैसे भी एक अव्यवस्था का माहौल, एक ऐसी तरीके से जो है सड़कों पर भीड़ कह लीजिए या उग्र भीड़ कह लीजिए, उसको दिखाए, दुनिया भर के अखबारों में आर्टिकल छपे कि भारत की सरकार फेल हो गई है, भारत का डेमोक्रेसी खत्म हो गया है, डेमोक्रेटिक सिस्टम बुरी तरह से चरमरा गया है। और वो फिर संडे टाइम्स से लेकर के न्यूयॉर्क टाइम्स तक, वॉशिंगटन टाइम्स तक बड़े बड़े पोस्ट लिखे जाएंगे कि डेमोक्रेटिक किल हो रहा है भारत में, और वहां फिर भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया जाएगा और वही आर्टिकल्स लिख के हमारे यहाँ के पॉलिटिकल नेता बताएंगे, बताइए लंदन टाइम्स ने क्या लिख दिया, यूके टाइम्स ने क्या लिख दिया, डेली मेल ने क्या लिख दिया कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, भारत की कितनी बदनामी हो रही है। और फिर आपको यहाँ घर बैठे लगेगा कि बाप रे बाप, देश तो सच में बहुत बुरी हालत में है और देश में बहुत बर्बाद हो रहा है, निश्चित तौर पर यह सरकार बदल जानी चाहिए। नैरेटिव ऐसे ही होता है, दुनिया में तमाम सरकारों को ऐसे ही हटाया और गिराया गया है। ये कोशिश लगातार दिन प्रतिदिन चल रही है और लंबे समय से चल रही है। उनको लगा था कि 2024 में नरेंद्र मोदी और मौजूदा सरकार कमजोर हुई है, लेकिन जब हरियाणा जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, उनको लगा ये तो फिर और तेजी से ग्राफ बढ़ रहा है। तो उस ग्राफ को रोकने के लिए अब इनको पहले कह रहे थे कि ईवीएम हैक है, अब कह रहे हैं वोट जोड़ा या घटाया इसलिए जाता है क्योंकि बीजेपी को जीतना है। तो बात बस इतना है कि कैसे भी क्योस पैदा करना है, सड़कों पर अव्यवस्था दिखानी है, ताकि लोगों के बीच ये बताया जा सके कि देखिए इस देश में कितना असंतोष है, आम आदमी सड़कों पर घूम रहा है। और नैरेटिव में बड़ा दम होता है, सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन पर जब 24 घंटे आपको एक ही तरह की बात एक पक्ष कहता दिखेगा, घर बैठा आदमी भी कई बार लगता है कि सच में शायद देश में सब कुछ ठीक नहीं है। तो दर्शकों मतलब बिल्कुल साफ है, यानी आप एक मुहिम जो चला रहे हैं इस देश में, जो इस देश में मुद्दा है ही नहीं, इस देश की जनता जनार्दन जो पिछले 3 बार से लगातार एक चेहरे को जिता करके भेज रही है, आप उन पर सवाल उठा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि इस देश का कुछ भला हो ही नहीं सकता। आप ये कह रहे हैं अरे भाई वो देश जो 11वीं अर्थव्यवस्था था आज 4थे नंबर पर है। एक सपना दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री 2047, उसी के तहत सारा काम हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे देश के पास में बहुत विकल्प हैं, यहाँ के युवा उनको समझना चाहिए, उनको ये बात समझनी चाहिए कि उनके अंदर बहुत क्षमता है, विदेशों में जाने से कुछ नहीं होगा, यहीं भारत में बहुत विकल्प हैं, यहीं पर रह करके काम कीजिए, आपको आनंद आएगा, देश की इकोनॉमी और तेजी से बढ़ेगी,
लेकिन कुछ लोग हैं जिनका अपना पर्सनल एजेंडा है, जिनको देश के विकास से कोई मतलब नहीं है, जो नहीं चाहते ये देश कभी विकसित बने, जो नहीं चाहते इस देश की तरक्की हो, क्योंकि उन्हें तो केवल अपने परिवारों के बारे में सोचना है। दिक्कत यही है। दर्शकों, उठा करके देख लीजिए आंकड़े, कौन पार्टी है, वो कौन लोग हैं, वो उन पार्टियों में क्या होता है। आपको क्या कुछ समझ में आता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।